नमस्कार, मेरा नाम है अमित कुमार। आज चिराग पासवान भारतीय राजनीति में एक अध्ययन का विषय बन गया है। चिराग पासवान से आज भारतीय राजनीति में राजनीति के बड़े बड़े महारथी को सीखना चाहिए। चिराग पासवान के बारे में जब हम आज बात करते हैं तो अगर आप चिराग के शुरुआती राजनीति दौर को देखेंगे तो आपके जहन में एक ही बात आएगा। एक लड़का, एक युवा जिनका कोई राजनीतिक अनुभव नहीं होता, वो राजनीति में आता है और राजनीतिक में आते ही जब वो पहली बार सांसद बनता है तो पिता के विरासत को संभालता है। पिता के विरासत को संभालते संभालते उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बना दिया जाता है। लेकिन अचानक उनके पिता, जो केंद्र में मंत्री रह चुके हैं, जो पासवान समाज के, दलित समाज के, या यूँ कहिए कि भारतीय राजनीति के एक बहुत बड़े योद्धा माने जाते थे, रामविलास पासवान, जिनका कि अचानक जो है उनके स्वास्थ्य बिगड़ जाता है, जिसके बाद उनका स्वर्गवास हो जाता है। वो इस दुनिया को छोड़ के चले जाते हैं तो एक युवा चिराग पासवान, जिससे उनकी राजनीतिक जमीन छीन ली जाती है। देखते ही देखते चिराग पासवान से वो सब कुछ छीन लिया जाता है और छीनने की प्रयास किया जाता है जो उनको विरासत में मिली थी, जो उनको उनके पिता के द्वारा मिली थी। अब चिराग पासवान के पास दो ही विकल्प बचते हैं। पहला विकल्प होता है कि वो जो हो रहा है उसको होने दे, लाचार बन के, मजबूर बन के, एक नौसिखिया राजनेता बन के सब कुछ देखते रहे। लेकिन चिराग पासवान के पास एक दूसरा रास्ता भी होता है। वो दूसरा रास्ता थोड़ा सा मुश्किल था, थोड़ा सा कठिन था। वो रास्ता था संघर्ष का। वो रास्ता था ठीक उसी प्रकार के संघर्ष के मार्ग चुनने का जिस प्रकार से उनके पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान ने संघर्ष के मार्ग को चुन के अपनी पहचान राजनीति के एक धुरंधर योद्धा के तौर पर बनाया। रामविलास पासवान को मौसम वैज्ञानिक भी कहा जाता था, अर्थात उनको राजनीतिक की प्रत्येक नब्ज मालूम था। जिस प्रकार से डॉक्टर को मरीजों की बीमारी पता होता है, जिस प्रकार से पहले के ज़माने में वैद्य मरीजों के नब्ज को टटोल के बता दिया करते थे कि मरीज कौन सा रोग से पीड़ित है, ठीक उसी प्रकार से रामविलास पासवान के बारे में भी आपने जरूर सुना होगा कि उनको पता होता था कि केंद्र में किसकी सरकार बनने वाली है। और चाहे सरकार यूपीए की हो, एनडीए की हो, बीजेपी की हो, कांग्रेस की हो, वो केंद्र में जो है मंत्री जरूर बनते थे, वो हमेशा सत्ता में रहते थे। लेकिन चिराग के पास कोई ज़मीनी अनुभव नहीं था। चिराग, अगर आज के राजनीति में आप परिवारवाद की चर्चा होती है तो एक परिवारवाद से निकले हुए राजनेता ही तो थे, जो सोना के चम्मच लेके जिनका जन्म हुआ था, जिनको विरासत में सब कुछ मिला था। पहली बार सांसद बनना बहुत ही आसान था। अगर आप देखेंगे तो पहली बार जब वो लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने वो भी बड़ी आसान था। लेकिन चिराग को पता नहीं था कि वक्त उनके सामने किस प्रकार के दृश्य उत्पन्न करने वाला है। अपनों ने ही उनके साथ छल किया और पासवान परिवार में स्वर्गीय रामविलास पासवान के देहांत के बाद किस प्रकार से आपस में टकराव की स्थिति उत्पन्न हुई, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। उनके चाचा पशुपति पारस केंद्र में मंत्री बन गए। चिराग पासवान, जो रामविलास पासवान की राजनीतिक विरासत को संभालने की आकांक्षा अपने मन में बसाए हुए थे, उनको केंद्र में स्थान नहीं मिला। लोजपा दो धड़े में बट गई, जो रामविलास पासवान की लोजपा थी। पशुपति पारस ने उनके एक दूसरे चाचा के लड़का प्रिंस पासवान को लेके अलग पार्टी बना लिया। चिराग पासवान ने अपनी एक अलग पार्टी बना ली। लेकिन चिराग ने संघर्ष का मार्ग नहीं छोड़ा। चिराग ने चुनौतियों को स्वीकार किया। आपको याद है चिराग का नीतीश कुमार से बगावत हुआ था 2020 के चुनाव में, और नीतीश कुमार से बगावत करते हुए तत्काल उन्होंने अकेले चुनाव लड़ने की योजना बनाई और अकेले चुनाव लड़के उनका जो वोट बैंक था, जिस समाज के वोट बैंक की वो राजनीति करते हैं,
उस समाज का सारा वोट उनके पास हुआ। और कहा जाता है कि नीतीश कुमार सिर्फ 46 या 47 सीट है उनका, अगर इतने पे वो सिमट गए, जदयू इतना कमज़ोर हो गया, इसमें चिराग पासवान का बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा हाथ है। इतना ही नहीं, चिराग पासवान ने ये भी संकेत दिया कि वो जिसके साथ खड़े होते हैं पूरे ईमानदारी के साथ खड़े होते हैं। इसी का नतीजा था कि वो अक्सर नीतीश कुमार का तो विरोध करते थे, अपने चाचा पशुपति पारस का तो विरोध करते थे, लेकिन वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विरोध कभी नहीं करते थे। चिराग पासवान खुद को मोदी का हनुमान बताते थे, अर्थात वो मोदी के साथ, उनके नीतियों के साथ सदा खड़े थे। लेकिन अब उनके जो राजनीतिक जो प्रतिद्वंदी थे, चाहे वो नीतीश कुमार कह लीजिए या उनके अपने ही परिवार से निकले जो उनके चाचा पशुपति पारस हो या उनके भाई प्रिंस पासवान हो, उन सब को उन्होंने इस प्रकार से एक राजनीतिक उलझन में डाल दिया। उनको एक इस प्रकार से एक राजनीतिक नीति उन्होंने तैयार किया कि आज चिराग पासवान अपनी वजूद एनडीए में और बीजेपी के साथ जो है मिल के इतने मजबूत स्थिति में अपने आप को ला लिए हैं कि आज पशुपति पारस को गुट को जो है चिराग पासवान राजनीति से एकदम कहिए तो वर्तमान समय में आउट कर चुके हैं। उनको पूरे के पूरे उनके टीम को क्रीम बोल्ड कर चुके हैं। और आज जो है चिराग पासवान जिस प्रकार से उन्होंने संघर्ष किया, चिराग पासवान ने अपने लिए संघर्ष का मार्ग चुना। आपने देखा जब उनसे पार्टी छिन गया, जब उनसे सिंबल छिन गया जो लोजपा का सिंबल होता था, जब उनसे राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो पद था वो छिन गया, इसके बाद उन्होंने लगातार 5 वर्षों तक संघर्ष किया। वो जनता के बीच गए, उनके पिता के देहांत के बाद वो बैठे नहीं, वो लगातार जनता के बीच जाते रहे, वो संवाद करते रहे, वो सभी मोर्चों पे लड़ाई लड़ते रहे। वही चिराग पासवान जो राजनीतिक विरासत में लेके जिनको जन्म हुआ था, जिनका जन्म हुआ था, जिनको राजनीतिक विरासत में मिला हुआ था, आज कोई ये नहीं कह सकता कि चिराग पासवान जो है ज़मीनी नेता नहीं है। आज चिराग पासवान को ज़मीनी स्तर की तमाम हकीकत मालूम है। आज चिराग पासवान के बारे में ये कोई नहीं कह सकता कि वो राजनीतिक नौसिखिया है। जिस प्रकार से उन्होंने राजनीतिक ज़मीन अपने लिए तैयार किया, आज बिहार में स्थिति ऐसा उत्पन्न हो गया है कि एनडीए गठबंधन में चिराग पासवान को 5 सीटें मिल गई, सोचिए। और जो पशुपति पारस एक समय में चिराग पासवान पे भारी नजर आते थे, ऐसा लगता था कि चिराग पासवान से उनके पिता की विरासत छिन चुकी है, उस पशुपति पारस को बिहार में एनडीए ने या बीजेपी ने, जदयू ने एक भी सीट नहीं दिया। ये वही पशुपति पारस है जो केंद्र में मंत्री थे और नीतीश कुमार के नज़दीकी माने जाते थे। जब चिराग पासवान से नीतीश कुमार की अच्छी नहीं बन रही थी राजनीतिक तौर पर, तो पशुपति पारस नीतीश कुमार के नज़दीक आ गए थे। लेकिन आज केंद्र में मंत्री रहते हुए भी उनकी सारा ज़मीन जो है, राजनीतिक ज़मीन, चिराग पासवान ने पशुपति पारस का खिसका दिया। और ये सब केवल चिराग पासवान ने अपने मेहनत, अपने संघर्ष और अपने नीति रणनीति और एक उनका जो राजनीतिक चतुराई है जो उनको विरासत में मिला है, जो उन्होंने अपने पिता से सीखा, रामविलास पासवान से सीखा, उसके दम पे आज चिराग पासवान ने बिहार में अपना वजूद बना दिया। आज उन्होंने बीजेपी में अपना एक मजबूत स्थान बना लिया। आज उन्होंने बीजेपी को भी ये यकीन दिला दिया कि बिहार में चिराग पासवान की एक हस्ती है और बिहार में बीजेपी को एग्जिस्ट करना है तो उनको चिराग पासवान को भी साथ में लेना पड़ेगा। और इन सब ये काम करने के लिए चिराग पासवान ने कभी बीजेपी की आलोचना नहीं की, कभी मोदी की आलोचना नहीं की। सोचिए किस प्रकार से एक राजनीतिक के धुरंधर खिलाड़ी, राजनीतिक के चाणक्य के तौर पर चिराग पासवान ने खुद को स्थापित किया। बताया जा रहा है कि बिहार के 40 लोकसभा सीट में 16 पे जदयू लड़ेगी, 17 पे बीजेपी लड़ेगी और 5 सीट पे चिराग पासवान की पार्टी लड़ेगी। 1 सीट पे बिहार के
पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की पार्टी लड़ेगी और एक सीट पे उपेंद्र कुशवाहा चुनाव लड़ेंगे, उनकी पार्टी को एक सीट दिया जाएगा। तो ये सब देख के आप सोच लीजिए कि चिराग पासवान अपनी स्थिति बिहार में कितना मजबूत कर लिए हैं। और आज चिराग पासवान एक ऐसे नेता बन गए हैं बिहार में, उनका जो अपना वोट बैंक था, जो उनके पिता के समय से चलते आ रहा है, उस वोट बैंक पर तो उनका कब्जा है ही, मजबूत पकड़ हो ही गया है। लेकिन आज सर्व समाज में चिराग पासवान स्वीकार्यता चिराग पासवान की बढ़ी है। आज सभी समाज के लोग चिराग पासवान को पसंद करने लगे हैं। इसीलिए आज चिराग पासवान से बहुत कुछ सीखने की आवश्यकता है। आज चाहे कोई व्यक्ति आज राजनीति में इंटर करने की कोशिश कर रहा है, उसको भी चिराग पासवान से सीखना चाहिए। और राजनीतिक के बड़े बड़े धुरंधर खिलाड़ी, बजे हुए खिलाड़ी को भी चिराग पासवान से सीखने की आवश्यकता है। आपको हमारी बातें अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।